सन 1947 एक ऐसी तारीख जो सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं, एक बंटवारे का जख्म भी है। जहाँ एक तरफ था ख्वाब एक आज़ाद मुल्क का, दूसरी तरफ था लहू, लाचारी और कश्मीर का सवाल। आप देख रहे हैं द सिविक्स, क्योंकि जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कश्मीर की कहानी जानेंगे, कैसे देश आज़ाद हुआ और कैसे बंटवारे का वो जो दुख था वो भी हम समझेंगे। तो एक एक करके सारे इवेंट्स को हम समझते हैं। मेन फोकस कश्मीर के ऊपर ही होगा, लेकिन कश्मीर को समझने के लिए हमको सारी बैकग्राउंड जाननी पड़ेगी, आज़ादी तक बात पहुंचानी पड़ेगी। तो एक एक करके शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ मैप्स दिख रहे होंगे, ज़रा गौर करिए। ये जो मैप है ना, ये जो मैप दिख रहा है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग है। आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे इंडिया का मैप या गूगल अर्थ के ऊपर, तो जनरली इस टाइप का इंडिया का मैप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऐसे इसको रिप्रेजेंट करता है। चाइना भाई साहब देखिए, हमारे को ऐसा दिखाते हैं अपने देश में उनके फोटोग्राफ्स। और पाकिस्तानियों की देख लीजिए, ये पूरा रीजन और ये वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भाई भाई, और ये हमारा देश, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये भारत। तो ऐसा क्यों है, ये क्या मसला है, क्या सिचुएशन है, तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। ये चाइना वाला पार्ट तो हम अगले वीडियो या नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करेंगे, बट मेन कहानी पाकिस्तान वाले पार्ट की है और यूनाइटेड नेशन वाले पार्ट की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कश्मीर को समझना है हमको, तो कश्मीर की सारी चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। इसका जो नाम है कश्मीर, इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो विकिपीडिया पे आप देखेंगे तो मिलेगा, कश्मीर जो है संस्कृत के दो वर्ड से मिला हुआ है, का और शमीरा। का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब डेसिकेटेड। डेसिकेट का मतलब होता है कि पानी से, जैसे कोई जमीन पे पानी बह रहा हो और उस पानी से जमीन बाहर निकल आया हो। पानी जमीन कैसे निकलेगा कि हो सकता है कि वो सूख जाए पानी, या उसको पानी को काट दिया जाए तो जमीन एक लैंड निकल के आएगा। तो उसीलिए उसका नाम कश्मीर पड़ा। अगर नाम की हम बात करें तो कुछ हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एक कल्हाना नाम के राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी रजत रंगिनी। उन्होंने उसमें बताया था वैली ऑफ कश्मीर के बारे में कि एक पूरा लेक था, मतलब जहाँ पे आज कश्मीर है वो लेक हुआ करता था। और हिंदू मैथोलॉजी की हम बात करें तो ऋषि कश्यप उसी लेक को कट आउट करके आपको कश्मीर एक मतलब कश्मीर रहने लायक एक जगह लैंड का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे वो ब्राह्मण्स और इन चीज़ को सेटल डाउन करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आती है कि ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर पड़ा, और ये कुछ ओरिजिन है। ठीक है, अब कश्मीर का ओरिजिन तो हमने देख लिया। रूलर्स की हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कौन रूल करता है ये जानना जरूरी है। तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये हरि सिंह की है। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या है कि जो कश्मीर रीजन था ना, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में हुआ करता था। जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर करने के बाद 1846 में आपको देखने को मिलेगा ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसमें क्या होता है कि जो गुलाब सिंह थे, जो डोगरा वंश के थे, वो खरीद लेते हैं कश्मीर को, पैसे देके खरीद लेते हैं। ठीक है, ये गुलाब सिंह कौन थे? तो ये महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में नवाब हुआ करते थे, मतलब दीवान हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बाद उनके पास रूलिंग अथॉरिटी जाती है, और उसके बाद 1846 के बाद हम देखेंगे कि डोगरा वंश का ही रूल चलता है कंटिन्यूअस टिल इंडिपेंडेंस तक। फिर उनके जो पोते थे उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। तो ये रंजीत सिंह का इमेज है, यही मेन कैरेक्टर होंगे कश्मीर वाले पार्ट के इश्यूज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कौन थे, किस खानदान से बिलोंग करते थे, और इनके ग्रैंडफादर कैसा था, मतलब क्या थे, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी डेमोग्राफी हम बात कर लेते हैं कश्मीर की। डेमोग्राफी मतलब कि कैसे लोग थे। तो जब हम आज़ादी की बात करते हैं, मतलब 1947 ईयर की अगर हम बात करें, तो पूरे कश्मीर की बात करें तो 77% पॉपुलेशन क्या थी, यहाँ पे मुसलमानों की थी, और 20% यहाँ पे हिंदू थे, और बच गया 3%। इसमें आपको अदर पॉपुलेशन ऑफ सिख्स और बुद्धिस्ट मिलने वाले हैं। तो यानी हम इस डेटा से हम देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर वॉज मुस्लिम्स, और आज भी है। ठीक, अब देखो, ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया कि कश्मीर का जनक कैसे हुआ, रूलर्स कौन थे, डेमोग्राफी कैसा था वहाँ का।
लेकिन ये विलन, कोई भी फिल्म में हीरो होता है, अभी हीरो तो आया नहीं है, हीरो कोई है भी नहीं, लेकिन विलन जरूर होते हैं। कलयुग में विलन ही जनरली मिलेंगे, हीरो बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये है विलन जो इस पूरे खेल का रचयिता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस विलन का बैकग्राउंड भी हम थोड़ा जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनके फादर का नाम क्या था? जिन्ना भाई पूंजा, ठीक, और माँ का नाम था मीठी बाई जिन्ना, ठीक है। जब ये जन्म लिए थे तो इनका नाम रखा गया था मोहम्मद अली, ठीक है, एक साथ था। ये बेसिकली गुजरात के गोंडाल स्टेट, मतलब गोंडाल एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो गुजरात वाले रीजन में था। तो यहाँ पे इनका जन्म होता है। काफी रिच व्यापारी हुआ करते थे। गुजरातियों में आपको पता होगा कि उनके यहाँ रिवाज है कि फादर का नाम यूज करते हैं एज अ सरनेम या लास्ट में लगाते हैं, तो इसीलिए मोहम्मद अली तो इनका नाम रखा गया था। और जिन्ना जो है आपको देखिएगा कि जिन्ना इनके फादर का नाम है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ये नाम इनके फादर के कारण आता है, क्योंकि जिन्ना इनके फादर का नाम था, ठीक है। शुरू में हाँ, बाकी गुजरात के बाद ये कराची शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ये लॉ की पढ़ाई करते हैं, बैरिस्टर वाला पार्ट पे लंदन जाते हैं, फिर इंडिया आते हैं वापस, और फिर पॉलिटिकल कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते रहते हैं। शुरू में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और इन सब से ज्वाइन रखा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है, कांग्रेस जो हमारे भारत की ऑफिशियली पहली पूरा नेशन वाइड एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो इसको ज्वाइन किया था। अभी उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग वगैरह नहीं बना था, तो एक हम इंडियन मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। इंडियन मुस्लिम लीग, ये जो पार्टी थी 1906 में बनी थी, ठीक है। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था 1906 में। तो जो लॉर्ड कर्जन थे, इस वक्त के वाइसरॉय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। तो इनके हेल्प से, देखो, इंडिया को रूल करना है लंबे समय तक, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होनी चाहिए। उनका ये सिंपल सा सिद्धांत था, फूट डालो और राज करो। तो फूट कैसे डालेंगे? इंडिया में काफ़ी यूनिटी चल रही थी, हिंदू मुस्लिम के नाम का कोई नहीं था, सब साथ रहते थे, कोई दिक्कत थी नहीं। तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया गया कि भाई बताया गया मुसलमानों को कि भाई एक कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, मतलब उनको प्रमोट कर रही है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि हम सबको लेकर चलते हैं, मतलब हमारा वो कोई हिंदू और मुस्लिम का वो सीन नहीं है, हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज कैसे मानी? अंग्रेजों ने यही दिमाग मुसलमानों में डाला कि आपके लिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती हो, मतलब उनको प्रमोट करे। तो इसीलिए आप देखेंगे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। बाद में आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना दोनों पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े थे, कांग्रेस में ही थे, साथ साथ एज वेल एज मुस्लिम लीग में भी थे, क्योंकि इनको एज ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में देखा जाता था। अभी ये पॉलिटिक वो वाला पार्ट पे थे ही नहीं, शुरू में ये हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रतीक अपने आप को बोलते थे, और इसलिए दोनों में थे। तो काफ़ी दिक्कतें थी इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, और इनको ये माना जाता है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, 1916 में हिंदू और मुस्लिम को एक लाने के लिए, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने, यही साथ लेकर आए थे। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट में इन्होंने अपना रोल निभाया। बाद में देखा, समय जब आगे बढ़ेगा, गांधी जी भी आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, काफ़ी मूवमेंट्स होंगे देश में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, ठीक, उसके बाद CDM सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट होगा। तो सारे मूवमेंट होंगे, तो इनको रियलाइज होगा कि कांग्रेस में थोड़ी पूछ कम है, बीच में वो फिर से वापस से लंदन चले जाएंगे, और लेटर ऑन कुछ समय के बाद फिर वापस आएंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडियन मुस्लिम लीग वाला पार्ट कंटिन्यू रहेगा, कांग्रेस ये छोड़ चुके होंगे। तो शुरू में यूनिटी का प्रतीक थे, लेकिन अब टोटली जब दोबारा आते हैं तो माइंडसेट चेंज करके आते हैं। मतलब अब जो भी था कि ये अब रिलीजियस बैकग्राउंड या पावर की भूख आप कह सकते हो, अब पावर चाहिए था, सत्ता चाहिए थी, ठीक है। तो लास्ट तक ये इंडियन मुस्लिम लीग के साथ ही रहते हैं, और यही मेन बेस डालने वाले हैं सारे समस्याओं की, ठीक है। इन्होंने यही थे, लाहौर रेजोल्यूशन इन्हीं के लीडरशिप में पास हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में 1940 में। इसी में पहली बार पाकिस्तान, पहली बार तो नहीं बोलेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 1940 मार्च में इन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में एक नया देश, मतलब मुस्लिम डोमिनेट जो रीजन है वहाँ पे एक नया कंट्री कह लो, या नया रीजन, या सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, मतलब हमको अलग कर दो, क्योंकि आप हमको पावर नहीं दोगे। कांग्रेस के रिगार्डिंग ये बात थी।
तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट नेशन टाइप की चीजें डिमांड की। मतलब एक पाकिस्तान जो वर्ड था, हालांकि पाकिस्तान इन्होंने नहीं कॉइन किया था, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि रहमत अली जो थे, चौधरी रहमत अली, इन्होंने पहली बार जो वर्ड पाकिस्तान है, जो एक्चुअली में क्या था, पाकिस्तान था, पाकिस्तान, तो इन्होंने अपने पैम्पलेट नाउ और नेवर नाम का इनका एक पैम्पलेट इन्होंने इशू किया था, तो उसमें पहली बार ये पाकिस्तान नाम वर्ड यूज किया गया था। तो इसी चीज को 1940s के दौर में ये काफी क्रेज में आ गया। शुरुआत ये हो गई थी, फिर चीजें दब गई, ठीक है, बाकी चीजें होती हैं ये सब, लेकिन ओरिजिनलिटी यहां से होती है। तो डिमांड उठ चुकी थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 रेजोल्यूशन के बाद। अब देखो, अब ये सारी चीजें हो रही हैं। 1939 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो अब क्या होता है, वर्ल्ड वार मतलब कोई भी वॉर होता है ना, तो जीतता कोई है, हारता कोई है, ठीक है। मतलब कोई जीतेगा, कोई हारेगा, नुकसान दोनों तरफ होगा, किसी का कम या ज्यादा। आपको पता है 2 टीमें थी वर्ल्ड वार सेकेंड में, एक अलाइड फोर्सेस थी और दूसरा एक्सिस पावर था। जर्मनी वाली जो टीम थी वो एक्सिस की थी और इंग्लैंड वाली जो टीम थी वो अलाइड की थी। जर्मनी की तरफ से हिटलर तानाशाही में थे, मतलब हिटलर और वो आपका जापान, और एक इटली का मुसोलिनी, और हिरोहितो जापान का। तो ये 3 की तिगड़ी थी, काफी भारी पड़ रही थी। हालांकि हिटलर से कुछ गलतियां हुई, पर्ल हार्बर पे अटैक और ये सब चीजें हुई, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि आप कह सकते हो। लेकिन वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स की हालत खराब कर दिया था हिटलर ने, बहुत बुरी कंडीशन आप कह सकते हो कर दिया था। तो इनको मदद चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि देखो आपके घर वाले, आप कोई भी काम करो और घर वाले ही सपोर्ट ना करें तो आपका हौसला पहले ही डाउन हो जाता है। तो इंडिया से पॉपुलेशन वाइज काफी ज्यादा था, इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। तो इंडिया के सपोर्ट लेने के लिए अब इन्होंने कुछ ऑफिसर्स को इंग्लैंड से यहाँ भेजा कि आप हमको वॉर में सपोर्ट करो, बदले में हम आपको कुछ रिटर्न देंगे, हम आपको अभी ऑफर आएंगे, क्या क्या देंगे अभी हम सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन ये क्यों था ये समझ में आ गया होगा। लेकिन कांग्रेस इस बार तैयार थी, उन्होंने बोला कि हमने 1929 के लाहौर सेशन में हमने क्लियर कर दिया कि हमको कोई पार्शियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कांग्रेस इनके सारे ऑफर्स को रिजेक्ट करती चली गई। तो देखते हैं सबसे पहला क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के, यानी आजादी के कह सकते हो, पावर सत्ता किसको मिलेगी, इंडियंस को। तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला अगस्त ऑफर आता है 1940 में। ये ब्रिटिशर्स की तरफ से ऑफर था कि आप हमको सपोर्ट करो और बदले में हम आपको कुछ चीजें देंगे। क्या क्या था इसमें। इस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्होंने ऑफर क्या दिया, ये हालांकि ये फेल हो गया क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ना, वो इंडियन जो लोग हैं, जाहिर सी बात है इंडिया को हायर अथॉरिटी में जॉब नहीं मिलती थी और रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कुछ कम ही था, पावर लिमिटेड दी गई थी। तो हम नंबर ऑफ पीपल्स को हम बढ़ा देंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंडियन पीपल को, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पावर देंगे और इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। अब ये समझ लेना पूरे टर्म में डोमिनियन स्टेटस की बातें चलती रहेंगी। डोमिनियन स्टेटस क्या था ये समझ लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम यहां से छोड़ के चले जाएंगे, आप ही रूल करोगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की रहेगी। मतलब ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे, आप सोवरिंग नहीं होंगे अपने रूल्स बनाने के लिए। मतलब आधी अधूरी आजादी आप एक तरह से कह सकते हो कि रूल तो आप करोगे, ठीक है, लेकिन फाइनल जो मोहर लगेगा वो हम लगाएंगे, हमारे अधीन होकर आप रूल करोगे, ठीक है। तो ये डोमिनियन स्टेटस की बात करी, तो बोला कि हमको तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमको पूरी आजादी चाहिए। तो इसलिए ये फेल हो गया। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग जो थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों उसने रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट नेशन की बात ही नहीं करी, उनको तो वही चाहिए था, उससे कोई मतलब था ही नहीं। आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर में आगे क्या इवेंट्स होते हैं। तो फिर क्या होता है, जब समय और आगे बढ़ेगा, 1942 का समय आएगा, तो इंग्लैंड फिर से एक क्रिप्स मिशन भेजता है। क्रिप्स कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, वहां के मिनिस्टर थे, तो उनको भेजा गया। और इसीलिए क्रिप्स मिशन, जनरली जो कमीशंस बनते हैं ना, तो जो हेड होता है उसी के नाम पे रख दिया जाता है कमीशन का नाम, जैसे मंडल कमीशन कह सकते हो, इस टाइप से बहुत सारे हैं। तो क्रिप्स मिशन आते हैं, मतलब ये थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये आते हैं मार्च 1942 में। ये भी कुछ प्रपोजल देते हैं कि आप हमको सपोर्ट करो, बदले में हम आपको कुछ देंगे, एक हाथ ले और एक हाथ दे। तो क्या क्या प्रपोजल, इन्होंने फिर डोमिनियन स्टेटस की बात की, जिसको कांग्रेस टोटली रिजेक्ट कर चुकी थी।
इन्होंने हाँ एक नई चीज बात की कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करवाएंगे, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर उस देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करते हैं, उस ग्रुप और उस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट होगा, राइट टू सक्सीड भी देंगे। राइट टू सक्सीड का मतलब कि लगेगा कि आप सही से फंक्शन कर पा रहे हो और कुछ आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आपको ये भी अधिकार होगा कि आप एक टोटल इंडिपेंडेंस गेन कर पाओ, यानी डोमिनेंट स्टेटस के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बोला कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर पावर टू इंडियंस आफ्टर द वॉर। ये वाला जो प्रॉब्लम था ना यहाँ अटक गया। बोला कि ये सब जो हम काम करेंगे ना, लड़ाई खत्म होने के बाद करेंगे। भाई अंग्रेजों का क्या भरोसा, अभी बोल रहे हैं जरूरत है तो लड़ाई खत्म होने के बाद चीजें बदल सकती है। हाँ, लेकिन हम एक चीज डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे और कम्युनिकेशन वगैरह पे, इन सब पे कंट्रोल हमारा ही रहेगा। तो ये भी फेल हो गया। कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं था, बोला कि कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको अभी जो देना अभी दीजिए। और मुस्लिम लीग अगेन इसके अगेंस्ट थी। क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि फिर से पार्टीशन टाइप की या मतलब पाकिस्तान वाले रीजन यानी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन की बात नहीं हो रही थी, सेपरेट नेशन या इलेक्टोरेट की बात नहीं हो रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग भी अगेंस्ट थी और कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई इट फेल्ड। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 2 प्रपोजल आ चुके थे, सपोर्ट करो, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया। फिर आगे होता है कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब यहां पे हम देखेंगे एक और तीसरा ऑफर आने वाला था। हालांकि इसको हम फेल नहीं कहेंगे, लेकिन ये काफी चीजें हुई यहाँ पे। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या हुआ कैबिनेट मिशन प्लान में। ये कुछ लोग थे, ये जो दिख रहे हैं ना, एक यहाँ का उस वक्त का वाइसरॉय था वेवेल, और 3 लोग थे। तीन कौन लोग थे? तो एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स थे, ये वेवेल था, ये पैथिक लॉरेंस थे और ये अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये लोग आए थे 3 बेसिकली। क्रिप्स जो पिछला आया था 1942 में, वो भी थे, और 2 लोग और थे। वेवेल जो इस वक्त का इंडिया का वाइसरॉय था, गवर्नर जनरल वाला पार्ट। तो ये लोग आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है एक बार देखते हैं। इसमें क्या प्रपोजल दिया इन्होंने प्रपोजल दिया। प्रपोजल आया कैसे, पहले तो देख लो। 3 हफ्ते इंडिया में रहे ये लोग, 3 हफ्ते दोनों से बातें करी, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से। कोई ये ना मतलब सास बहू की तरह दोनों रूठा रूठी कि नहीं मैं वो नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। मतलब 3 हफ्ते टोटली बर्बाद हो गए। कोई रेजोल्यूशन, कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला, क्योंकि मिल के बात करना था। इस बार फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर करने की बात हो रही थी। ठीक, तो फिर इन्होंने क्या किया कि ठीक है, आप लोग एक मत नहीं हो रहे हो, आपको कुछ नहीं मतलब एक कॉमन डिसीजन पे नहीं आ रहे हो, तो ठीक है, हम खुद से ही एक प्रपोजल तैयार करते हैं और आपको देते हैं, आप बताना। तो फिर किसी की रजामंदी नहीं बनती है, तो फिर उन्होंने खुद की 3 हफ्तों के बाद खुद ही ये प्लान बना के दिया। तो क्या बोला? रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान। टोटली पाकिस्तान जो न्यू नेशन बनना था, 2 नेशन थ्योरी की जो बात हो रही थी, 2 नेशन बनेंगे धर्म के नाम पे, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन्होंने ये बात की कि आप संविधान बनाने के लिए एक असेंबली का गठन करें। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन की बात करी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है कि टेम्पोररी सरकार, विदाउट इलेक्शन जब सरकार बनती है, या एक आनंद फानंद में जब सरकार बनती है कुछ टारगेटेड जॉब करने के लिए, तो उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, विदाउट वोटिंग। ठीक, ये सब चीजें इन हो गया। उसके बाद एक नई चीज बताई, प्रोविंशियल ग्रुपिंग करेंगे। यही मेन चीज था। यहाँ पे अब देखो क्या होता है। प्रोविंशियल ग्रुपिंग में पूरे इंडिया को, अब देखो ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, तो इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया जो था इस वक्त 1946 1947 की अगर हम बात करें, तो 565 प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब रियासत, रजवाड़ा। ठीक है, और 8 ब्रिटिश प्रोविंस थी। मतलब ब्रिटिश के अंडर में 8 ब्रिटिश टेरिटरी थी जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, और 565 रियासतें थी। ये आपको जो मैप दिख रहा होगा, जैसे ये वाला कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये वाले कलर में ये सारे प्रिंसली स्टेट का रीजन था, और बाकी जो कलर बच गया वो आपके ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया थे, जहां पे ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया था, ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रिटिश कंट्रोल एरिया था, जैसे कि सेक्शन बी, ए, सी, इस टाइप से, तो इस रीजन को उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुप ए में रखा मद्रास को, बॉम्बे को, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा।
ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप ए के पोजीशन थे, ये वाला आज का यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश वाला ये रीजन रखा। बेसिकली ये जो रीजन था ना, हिंदू मेजोरिटी एरिया था। ठीक है, ये ग्रुप ए में इन रीजन को रखा ब्रिटिश प्रोविंस के। ग्रुप बी में देखो आप रखेंगे पंजाब और पाकिस्तान जो बनने वाला था बाद में, तो ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। ठीक है, अब ग्रुप सी में देखते हैं, बंगाल और असम की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी में ये बंगाल और असम वाले रीजन को रखा गया था। ये 3 ग्रुप में पूरे इंडिया को बांट दिया था, ब्रिटिश इंडिया को। ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल स्टेट के लिए कोई वो नहीं था। ठीक है, उनको फ्री छोड़ा गया था कि आप जो चाहे कर सकते हैं, आगे पता चलेगा। तो बोला ये कि 3 टियर गवर्नमेंट बनाएंगे, मतलब ध्यान से समझना ये पूरा सिस्टम। 3 टियर गवर्नमेंट बनेगा। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि ये जो रीजन है ना, ये अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर ये मिलके अपने ग्रुप के लिए बनाएंगे। ठीक है, और सारे ग्रुप मिलके देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे 3 लेवल पे। मतलब ये खुद को गवर्न करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं बॉम्बे अपने आप को खुद को गवर्न करेगा, और ये सारे मिलके ग्रुप ए के रीजन को गवर्न करेंगे, और उसके बाद सेम उसी तरह ग्रुप बी और ग्रुप सी का होगा, और सब मिलके एक देश को गवर्न करेंगे। ठीक है, और सेंट्रल के पास जो पावर होगा, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये एक चीज पावर दी गई। तो इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर ली। मुस्लिम लीग बोली हाँ बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। ठीक, क्यों एक्सेप्ट करी मुस्लिम लीग इस टाइप के प्रपोजल को, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान का रिजेक्शन कर दिया गया। तब तक पाकिस्तान चिल्ला रहे थे, और यहाँ पाकिस्तान का रिजेक्शन हो गया, फिर भी मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको सपोर्ट किया। क्यों किया? बोला कि यहाँ पे जैसे कि एक चीज और रखा गया था, एक और चीज था कि 5 सालों में क्या होगा कि अगर किसी ग्रुप के मतलब स्टेट को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं जच रहा है, तो वो शिफ्ट कर सकता है दूसरे ग्रुप में। ये एक जो चीज थी ना, शिफ्टिंग, मतलब कि वो फ्री थे शिफ्ट करने के लिए। तो इस चीज के कारण मोहम्मद अली जिन्ना काफी खुश थे। बोला कि चलो आज पाकिस्तान बना लूंगा तो ये रीजन ही बनेगा, मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन है, काफी कम बनेगा। आने वाले समय में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ज्यादा एरिया क्या होगा, पाकिस्तान के कब्जे में आएगा कि मैं इन्फ्लुएंस कर लूंगा और शिफ्टिंग करा लूंगा, इन रीजन को शिफ्टिंग करा लूंगा। हो सकता है कि ग्रुप ए वाले रीजन को भी मैं शिफ्ट करा लूं। तो ऐसे करके शिफ्टिंग करा के एक बड़ा पाकिस्तान का निर्माण कर सकता हूं। तो इसलिए उसने एक्सेप्ट कर दिया। कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस क्या इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करती है? तो कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने बोला कि ठीक है, आपका पावर, मतलब ये बात सही है, लेकिन कुछ चीजें इसमें आपको वो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहला चीज ये कि ये ग्रुप जो बने हैं 3 ग्रुप, इसमें फिक्स नहीं रखेंगे आप कि यही ग्रुप में ये रहेंगे। ये फ्री टू चॉइस होगा कि कौन किस ग्रुप में रहना चाहता है, पहला चीज। और इसमें कभी भी मतलब जो सिस्टम आपने बनाया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कमजोर है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है। तो आगे चल के इंडिया ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो सेंट्रल को ज्यादा पावर देना पड़ेगा जिससे कि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दी, हाँ हालांकि मान गया, मतलब ये कैबिनेट मिशन प्लान था ना, कांग्रेस के बातों से थोड़ा फेवर में था, बोला कि हाँ बात तो सही है, सेंट्रल कमजोर हो गया। तो जब ये पता चला कि मतलब जिन्ना को जब ये पता चला कि ये इसमें अपडेट होने की बात हो सकती है, तो फिर क्या किया, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला कि अब नहीं चाहिए, जब ऐसे चेंजेस होंगे तो मुझे नहीं चाहिए। और फिर फाइनली जब जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, पहले एक्सेप्ट किया फिर रिजेक्ट किया, तो फाइनली हम कहेंगे कि ये चीज भी फेल हो गई। एक तरह से प्रॉपर फेल नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट का भी निर्माण शुरू हो चुका था, अब संविधान सभा की रचना होनी थी और उधर अपना प्रपोजल चलेगा। वो अलग केस है, वो हम कभी और वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं, ये एक फैक्ट जान लीजिए, ये इसी सीरीज में दिल्ली में ये जब कैबिनेट मिशन आया था, तो दिल्ली में लॉर्ड पैथिक विलियम्स जो थे, पैथिक लॉरेंस जो थे, गांधी जी से दिल्ली में मिलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो ये फोटोग्राफ्स खींचा जाता है, और यही फोटोग्राफ आज नोट पे यूज होता है। ये ऐतिहासिक फोटो है, यही फोटोग्राफ हर नोट पे यूज किया जाता है। तो 1946 की ये घटना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तक तो हमने समझ लिया कि कैबिनेट मिशन एक तरह से पार्शियल सक्सेस पार्शियल फेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया। अब आता है सबसे मेन खेल, डायरेक्ट एक्शन डे। काफी इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट एक्शन डे, एक तरह से ये नींव रखी जाएगी आगे के कहानी की। तो इसमें था क्या, जून में ये मीटिंग करते हैं मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना,
जून में ये मीटिंग करते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा, घर में बातचीत से चीज़ें नहीं होगी, हमको पाकिस्तान ऐसे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मीटिंग करके जून में ये डेट तय किया 16 अगस्त 1946, ध्यान रखिएगा 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। और इसमें क्या किया, बोला गया कि हम सड़कों पे उतरेंगे, एजिटेशन करेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। क्या लगता है इतने आसानी से सड़कों पर उतरेंगे और ये सारे लोग आएंगे और बहुत आराम से वो प्रोटेस्ट करके चले जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ये ग्रेट मैसेक्रे ऑफ कैलकाटा कहता है, कैलकाटा से शुरुआत होती है, बंगाल वाला रीजन सेंटर ओरिजिन था, सबको अखबारों के जरिए बताया जाता है कि यहाँ मिलना है, ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जब लोग आते हैं तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था ना, एक कत्लेआम मैसेक्रे में बदल जाता है, हिंदू मुस्लिम राइट्स होने लगते हैं पूरे। पहले तो कलकत्ता में शुरू हुआ, फिर बंगाल वाले रीजन में, और धीरे धीरे करके मतलब ये कह सकते हो साल भर तक ये चलता रहा, ये खून खराबा, मतलब हजारों लोग मारे गए इस डायरेक्ट एक्शन डे में, बहुत बुरी हालत हो गई थी। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि रोज 150 से 200 लोग मरते थे, कंटिन्यूस साल भर तक ऐसा चलता रहा। शुरू में नेहरू और कांग्रेस ने इसको बहुत लाइटली लिया कि क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे ही तो है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये नहीं मानेंगे, जिन्ना हो गया पागल। अगर उसको हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये खून की नदियां कभी ना रुके। तो इसलिए अब अभी तक कांग्रेस जो रिजेक्ट कर रही थी पार्टीशन की, टू नेशन थ्योरी की, अब इस घटना के बाद और सीरीज ऑफ इवेंट के बाद कांग्रेस भी अब धीरे धीरे एग्री होने लगे कि ठीक है पार्टीशन कर दो भाई, हमको ऐसा देश नहीं चाहिए जो खून के मतलब लाशों के ऊपर बना हुआ हो। तो इस घटना के कारण आप देखेंगे कि पूरा माहौल चेंज हो जाता है और टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कांग्रेस मान जाती है। अब देखो क्या होता है, आज़ादी का अभी भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसी सीरीज में इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहां पे सरकार बदल जाती है, लेबर पार्टी की सरकार आती है। इससे पहले विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के बनते हैं जिसका नाम था क्लीमेट एटली। तो ये काफ़ी प्रो इंडिया थे, काफ़ी सपोर्ट करते थे इंडिया को, ये इंडिया को आज़ादी देने की बात करते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई आज़ादी तुम खुद कोई कॉमन डिसीजन पे नहीं निकल पा रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, खुद वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया को आज़ादी, तुम मरो कटो जो करना है, हम छोड़ के चले जाएंगे इंडिया को, अब हमको नहीं रखना। क्योंकि देखो छोड़ के क्यों जाने की बात हो रही थी, फोर्सेस पे कंट्रोल नहीं था, पैसे नहीं थे, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, वर्ल्ड वार में काफ़ी नुकसान हिटलर ने किया था, तो खर्चे ओवरबर्डन हो चुके थे। तो इसीलिए 30 जून 1948 ये दिन तय किया आज़ादी के लिए। ध्यान रखिएगा, दिस वॉज द डे जब इंडिया को आज़ादी मिलेगी। विंस्टन ये क्लीमेट एटली ने डिफाइन कर दिया, इस डेट को हम आज़ादी देंगे। इस तरह से तो हड़कंप मच गया एक तरह से इंडिया में, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में कि अरे ये क्या, ये तो छोड़ के चले जाएंगे, फिर कैसे सुझाव कैसे निकलेगा, क्योंकि एक कॉमन इमीडिएटर नहीं रहेगा तो कैसे चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसीलिए इन्होंने फिर लगा कि अब नेहरू को और जिन्ना को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में चीज़ें कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। और फिर इन्होंने फिर क्या किया, क्लीमेट एटली एकदम डेस्परेट थे इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए। तो उन्होंने जो वेवल था, कुछ हुआ नहीं इससे, ठीक है, सब फेल चल रहा था। तो सबसे पहले इसने नया वाइसरॉय बनाया, लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा कि आप जल्दी से ट्रांसफर ऑफ पावर का सारा अरेंजमेंट करिए और जल्द से जल्द सारी चीज़ें को एक रेक्टिफाई करें आप। तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, काफ़ी अच्छा रोल निभाया उन्होंने, मतलब फास्ट प्रोसेस सारी चीज़ें हुई। और आने के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को ये प्लान अनाउंस किया जाता है और इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। क्या क्या प्रोविजंस दिए थे लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़ी सुकून मिला होगा कि ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, यानी रिलीजन के बेस पे बंटवारा होना था, तो तय किया गया कि भाई कौन सी टेरिटरी थी जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स थे, मेजोरिटी में थे, तो बंगाल और पंजाब 2 ही प्रोविंस निकल रहे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में मुस्लिम थे, तो यही 2 प्रोविंस चुने गए जिसका पार्टीशन होना था, जो बाद में चल के ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनने वाला था। उसके बाद रेफरेंडम्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है, बांग्लादेश के पार्ट पे ही है, तो सिलहेट और NWFP में
रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है? मास वोटिंग, मतलब जनता के पास दो चॉइसेस होती है, इधर दिस और इधर दिस। तो यस और नो में जब वोटिंग की जाती है मास लेवल पे तो उसको रेफरेंडम कहते हैं या प्लेबिसाइट कहते हैं। तो ये इस दो जगह पे प्लेबिसाइट कराना था, रेफरेंडम। बाउंड्री कमीशन को स्टैब्लिश करना था, जिससे कि भाई बंटवारा होगा तो बाउंड्री कैसे ड्रॉ की जाएगी, तो बाउंड्री भी ड्रॉ करनी थी। उसके बाद प्रिंसली स्टेट को ऑफर दिया गया कि ये तो ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा था, प्रिंसली स्टेट जो 565 रियासतें थी उनको बोला गया कि आपके पास तीन चॉइसेस है, या तो आप पाकिस्तान डोमिनियन में मिल सकते हैं, या तो इंडियन डोमिनियन में मिल सकते हैं, या तो आप इंडिपेंडेंस यानी खुद की एक कंट्री एज ए एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। 3 चॉइसेस दिया गया। और 15 अगस्त को उन्होंने जो डेट ऑफ इंडिपेंडेंस क्लिमेट एटली ने 3 जून का रखा था उसको शिफ्ट करके 15 अगस्त कर दिया, क्योंकि फास्ट प्रोसेस सारा करना था। 15 अगस्त क्यों चुना? क्योंकि जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो एशिया की तरफ से, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ये लीडर थे, कमांडर इन चीफ थे अलाइड फोर्सेस के। तो इस दिन जापान ने सरेंडर किया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराने के बाद, तो इसलिए ये दिन उनके लिए बहुत ही खास था। तो इसलिए इस दिन को चुना कि इस दिन हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। और उसके बाद बोला कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी दोनों नेशंस की जो बनने वाली है। टिल डेट तब तक डोमिनियन स्टेटस रहेगा जब तक इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब ये बना लेंगे तो इनका डोमिनियन स्टेटस खत्म हो जाएगा और फुल इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा, लेकिन टिल डेट जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन रहेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो माउंटबेटन प्लान में आई। ठीक, उसके बाद जब सब कुछ तय हो गया, सब लोग इस पे एग्री हो गए, तो 4 जुलाई 1947 को यूके गवर्नमेंट ने जो वहाँ के जो 2 पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पे दोनों हाउसेज में बिल पास कराया और जुलाई 18 को वहाँ के प्रिंस मतलब वहाँ के किंग से सिग्नेचर कराया और फाइनली दैट विल बिकम लॉ। यानी इसी दिन को हम देखेंगे कि एक नया एक्ट पास होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी एक्ट के तहत हमको आज़ादी मिली, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ये मैप है उस वक्त का, उस टाइम पीरियड का। तो ये रेड में जो आपको दिख रहा है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, और जो येलो में दिख रहा है ये प्रिंसली स्टेट थे, जो ये 565 रियासतें थी और ये 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर्स के, जिसको बांटना था। ठीक है, अब एक चीज और है, ये तो बट गया, तय हो गया कि कौन कहाँ होगा, बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा। तो एक लेटर तैयार किया गया जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली क्या होता है? रिटन एक तरह से एग्रीमेंट हो गया उस राजा के बीच में और इंडियन और पाकिस्तान डोमिनियन में कि हाँ वो मर्जी दे रहा है, अपना सिग्नेचर दे रहा है, कंसेंट दे रहा है कि हाँ आपसे मिल रहे हैं, आपको अपना, हम आपके अधीन आ रहे हैं, मतलब आपका पार्ट बन रहा है, इंटीग्रल पार्ट बन रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, हालांकि यूज इसका 15 अगस्त 1947 वाले टाइम पीरियड में हुआ। और इसी में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल देखने वाले हैं कि साम दाम दंड भेद, मतलब जो 565 रियासतें थी, जो प्यार से माना प्यार से, जो थोड़े बहुत डांट फटकार से माना डांट फटकार से, जहां लड़ाई की जरूरत पड़ी लड़ाई से, और जहां नॉर्मल नेगोशिएशन से बात हुई ऑफर देके वहां पे, यानी सब तरीके से पूरे इंडिया को इस लेटर ऑफ एनेक्सेशन प्रिंसली स्टेट से साइन करवाया। लगभग सारे हो चुके थे, कुछ छोड़ देंगे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ट्रैवनकोर, मणिपुर और कुछ गोवा और पौंडीचेरी वाले रीजन, ये सब थे। तो ये अगर छोड़ दें तो बाकी मोस्टली ने मतलब इंडिया टेरिटरी को लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। तो यानी अभी देखेंगे यहाँ पे कश्मीर की बात यहाँ पे आ गई कि कश्मीर वाले पार्ट पे भी इश्यू आने वाला है, क्योंकि इसने साइन नहीं किया था, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये भाई साहब को देख लीजिए, ये सिरिल रेडक्लिफ है। इन्हीं भाई साहब को बुलाया गया था कि बाउंड्री ड्रॉ करना है इंडिया और पाकिस्तान का। तो जब बाउंड्री ड्रॉ होगा इंडिया और पाकिस्तान का, इन भाई साहब को इंडिया ये कभी नहीं आए थे। मजे की बात ये है कि ये कभी इंडिया नहीं आया, पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ बनेगा, बंगाल कहाँ, कोई मतलब नहीं। और इन भाई साहब को बुलाया गया कि चलो भारत और पाकिस्तान की रेखा खींचो। तो क्या किया इन्होंने मैप मंगवाया, और जो पुलिस चौकी थे, जैसे पुलिस स्टेशन होता है ना हर रीजन के, तो पुलिस स्टेशन वाले को मर्ज किया कि ऐसे ऐसे मेजोरिटी ऑफ, मतलब कहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की ज़्यादा है, कहाँ मेजोरिटी हिंदुओं की ज़्यादा है, और इस तरीके से ऐसे मर्ज करते करते ये
एक लाइन ड्रॉ की इंडिया और पाकिस्तान की। तो इसी लाइन को, ये जो बांग्लादेश जो बाद में जाके बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, और ये इस लाइन को, इस बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोनों साइड के, उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ड्रॉ किया। द ग्रेट डिवाइड, इसी चीज को बोला जाता है, जो इन्होंने बांटा उसको ग्रेट डिवाइड कहते हैं। कितना आसान था ना, पेपर पे लाइन खींच दिया और बट गया, लेकिन क्या पता था कि ये किस चीज का बंटवारा होने वाला है। मतलब 15 अगस्त को आज़ादी डिक्लेयर हो गई दोनों देशों को। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला यहाँ पे कि हम 14 तारीख को ही आज़ादी लेंगे क्योंकि हम इंडिया के साथ अपना वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपना विरासत और ये सब चीज़। तो माउंटबेटन को भी अच्छा लगा, 14 तारीख को वहाँ सेरेमनी अटेंड कर लेंगे और 15 तारीख को इंडिया में अटेंड कर लेंगे, दोनों जगह हो गया, उसका ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो 14 और 15 को दोनों देशों को आज़ादी मिल जाती है। ये सब चीज़ हुआ। सोचो 15 तारीख तक किसी को नहीं पता था, जहाँ बंटवारा हुआ था यानी बंगाल और पंजाब वाले में, कि सब देश आज़ादी मना रहा है। ध्यान से समझना, सब देश आज़ादी मना रहा है और इन दोनों रीजन को पता ही नहीं कि इस वक्त ये इंडिया में है या पाकिस्तान में है, क्या होगा। क्योंकि अभी ये इन्होंने बना लिया था, मतलब रेड क्लिफ ने लाइन ड्रॉ कर ली थी, बता दिया था, मतलब जनता तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। 15 तारीख तक किसी को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। 17 तारीख को उन्होंने बताया, डिस्क्लोज किया कि ये रही बाउंड्री, और 17 तारीख के बाद से आप समझ लो कि जो कत्लेआम, जो मारकाट, जो खून हुआ, मतलब कहा जाता है 15 लाख से 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ इस ट्रांसफर ऑफ डेमोग्राफी में। मतलब द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इसको। काफी आर्टिकल्स इसके ऊपर मिलेंगे। तो ये तो समझ लिया कि कैसे बंटवारा हुआ। अब मेन टॉपिक जो था हमारा, कश्मीर का मुद्दा जो था, वो कैसे आता है, तो इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा हम रोशनी डालते हैं। तो एक कैरेक्टर और हमको जानना होगा इस कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए, शेख अब्दुल्ला का। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति से बिलोंग करते थे और आज भी इनकी विरासत चल रही है। इनके बेटे आए फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे आए उमर अब्दुल्ला, तो आज भी राजनीति में इनका है। तो ये क्या होता है, युवा नेता थे, डोगरा वंश का रूल था, काफी एरिस्टोक्रेटिक तरीके से रूल करता था। हरि सिंह जो थे काफी एरिस्टोक्रेटिक तरीके से रूल करते थे, मतलब कि तानाशाही समझ लो, उनके अगेंस्ट में चीजें नहीं होनी चाहिए। काफी प्रेफरेंस देते थे हिंदुओं को, ये भी क्लेम लगते थे क्योंकि वो हिंदू रूलर थे और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो हिंदुओं को फेवर करते थे। तो ये युवा नेता उठ के आते हैं, शुरू में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और बाद में 1938-39 टाइम पीरियड में इस पार्टी का नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत वो सेकुलरिटी नहीं दिख रही थी, सारे लोग नहीं आ पा रहे थे, तो एक नाम का भी फर्क था। आगे चलते हैं। 1946 में ये क्विट कश्मीर एजिटेशन अगेंस्ट द हरि सिंह चलाते हैं कि कश्मीर छोड़ के जाओ, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, और इसके कारण इनको जेल में डाल दिया जाता है। हरि सिंह इनको जेल में डाल देते हैं और इनको
लगभग 3 साल की सजा होती है, लेकिन 16 मंथ में ही ये 29 सितंबर 1947 में रिहा हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला काफी क्लोज फ्रेंड थे उस वक्त। अब क्यों थे अभी हम आगे देखेंगे। शेख अब्दुल्ला फिर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर बनते हैं मार्च 1948 में। पूरी कहानी थोड़ा समझते हैं। जो ये हरि सिंह थे वो इंडिपेंडेंस रहना चाहते थे, ठीक है। क्यों इंडिपेंडेंस रहना चाहते थे, इंडिया क्यों नहीं और पाकिस्तान क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया के लोग यानी कांग्रेस जो थे डेमोक्रेसी कह रहे थे, तो उनको पता था कि अगर हम इंडिया डोमिनियन में जुड़ जाएंगे तो मेरी पावर तो चली जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेरे पास क्या पावर रहेगा। और पाकिस्तान के साथ मैं जुड़ गया तो वो मुस्लिम कह रहे हैं, तो मैं तो हिंदू रूलर हूं, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम की है, तो ऐसे भी पावर चली जाएगी, क्या पता वहां बचे ना बचे। यहाँ तो एटलीस्ट इंडिया वाले में डेमोक्रेसी रहेगी तो कुछ थोड़ी इज्जत तो रहेगी। तो दोनों जगह उनका नहीं था, क्योंकि दोनों जगह उनके पास खतरा था कि पावर का लूज हो जाएगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। हाँ, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ऑफर दिया कि आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। पाकिस्तान ने साइन कर लिया, मतलब कि आपकी इंडिपेंडेंस को हम मानते हैं और आवागमन चलता रहेगा, मतलब ट्रेड और इन सब चीज का व्यापार चलता रहेगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा जूनागढ़ की भी बात जान लो। जूनागढ़ की कहानी और हैदराबाद की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, बट ओवरव्यू समझ लेते हैं कि वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था ना, जूनागढ़ का जो राजा था वो पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया, फिर भी इंडिया ने फोर्सफुली और प्लेबिसाइड करा के इंडिया में मर्ज कर लिया। हैदराबाद का भी केस ये था कि हैदराबाद का जो निजाम था वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान का साइन किया और उसको भी ऑपरेशन पोलो चला के अपने अंदर फोर्सफुली मर्ज कर लिया गया, ठीक है। मतलब साइन दोनों ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो पाकिस्तान का साइन किया, लेकिन इंडिया ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंडर मर्ज करा लिया। ये नोट करिएगा, ये बात आगे काम आने वाला है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, काम आने वाला है आपको। होता क्या है कि जो हरि सिंह थे वो इंडिपेंडेंस रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवा लिया, ट्रेड कर रहे हैं, बाद में कब होगा नहीं होगा, अभी कुछ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानियों ने पश्तून जो ट्राइब थी ना उनको ट्रेंड किया, ठीक, ट्रेंड किया, उनको वेपन दिया, डायरेक्टली अपनी आर्मी को नहीं भेजा, हाँ आर्मी यूनिफॉर्म चेंज करके ऑब्वियस सी बात होंगे, उनको वेपन्स दिया। पश्तूनों ने अटैक करना शुरू कर दिया 22 अक्टूबर 1947 सॉरी। तो आप देखोगे जस्ट आज़ादी अगस्त में मिला है और अक्टूबर की बात चल रही है 22 अक्टूबर को। होता क्या है कि जो पश्तून ट्राइब थी अटैक करना शुरू करता है, बारामूला, उरी, पूंछ के रास्ते शुरुआत होती है, मुजफ्फराबाद। तो ऐसे करते करते ये पश्तून ट्राइब्स इंडियन मतलब कश्मीर वाले पार्ट पे एंट्री करती है। शुरू में लगा हरि सिंह को ये क्या है रोक लेंगे, लेकिन बाद में बहुत भारी पड़ने वाला था। हरि सिंह रोक नहीं पाए इस चीज को और ये आगे बढ़ते 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 बस श्रीनगर तक पहुंचने ही वाले थे, जो जिला पास कैप्चर करके इधर से आया और श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर बस दूर थी इनकी फौजें। हालांकि काफी जोर शोर से शुरू में बढ़ रहे थे ये पश्तून ट्राइब, लेकिन धीरे धीरे जब इनको कश्मीरी लोग दिखे, उनका लूटपाट, उनका साथ रेप करना, बर्बर हालत कर देना, तो इस मजे के कारण थोड़ा डिले हो गया अपने उस गलत चीजों के कारण। तो श्रीनगर तक जब पहुंचने वाले थे, ये 50 किलोमीटर दूर था, काफी टेंशन हुई कि तो मार देंगे ये हमें या फोर्सफुली लेंगे तो फिर मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ के जो मतलब इनके जो पीएम थे उनसे ये सब बातें हुई, क्या करे, समझाया उन्होंने भी कि बेटर यही होगा कि इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या इंडिया में मिल जाते। इंडिया में पहले फ़ोन किया गया, दिल्ली में फ़ोन किया गया कि अटैक हो गया है, हम क्या करें। तो इस वक्त का जो हेड था हमारा मिलिट्री का जो हेड, लॉर्ड माउंटबेटन को ही रखा गया था। क्यों? क्योंकि मतलब पूरा मिलिट्री कंट्रोल उनको दिया गया था, क्योंकि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, वो चाहते थे कि अभी रुकिए सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए तब उसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो फिर क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन मना कर देते हैं, बोलते हैं कि इसने तो लेटर ऑफ एनेक्सेशन भी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन नहीं किया है, तो हम किस तरीके से इनको हेल्प करेंगे, हमारा डोमिनियन में भी नहीं है वो, तो हेल्प करने से माउंटबेटन मना कर देते हैं। तो फिर जो उनके जो पीएम थे वो बात करते हैं कि नहीं हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए।
तो बोला ठीक है, आप लेटर ऑफ एनेक्सेशन साइन कर दो, फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर वीके मेनन जो थे सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर रियासत से रिलेटेड, तो वो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेके जाते हैं 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को लेकर जाते हैं और फिर उनको कन्विंस करते हैं और 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को लेटर ऑफ या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं हरि सिंह, और फाइनली ऑफिशियली वो इंडिया के डोमिनियन में मिलते हैं। और यहाँ पे वीके मेनन बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य है जो मिलता है बहुत सारी किताबों में कि हरि सिंह बोलते हैं कि सुबह तक अगर भारतीय फौज, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर ही थे पश्तून ट्राइब्स मिलिशियाज जो थे, अगर सुबह तक भारतीय फौज नहीं आएगी तो मुझे सोते हुए ही गोली मार देना, क्योंकि वो जो हालत करेंगे उससे बेटर है कि ये मौत ज़्यादा हो। तो फ़ोन किया जाता है कि इन्होंने साइन कर दिया और फाइनली 27 अक्टूबर की सुबह में हमारे जो इंडियन एयरफोर्स और हमारी जो आर्मी थी वो वहाँ पे आती है, सुबह पहली किरण के साथ ही आती है। सिख रेजिमेंट सबसे पहले उतरता है। गनीमत ये थी कि जो ये पश्तून ट्राइब्स थे, इन्होंने हेलीपैड और लॉन्च पैड जो थे वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और यहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला जो हमने बात करी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने भी लोगों को एकजुट किया अगेंस्ट द पाकिस्तान जो ये कर रहा था। ठीक, तो इस तरीके से हमारी आर्मी जाती है और पूरा धीरे धीरे ये जो रीजन अटैक करते आ रहे थे, तो यहाँ पे अटैक अब यहाँ पे इस तरह से रिटेलिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से रिटेलिएट शुरू होता है 27 तारीख के बाद से, और एक तरह से शुरुआत कह सकते हैं अनऑफिशियल फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जस्ट आज़ादी के 2 से 3 महीने के बाद ही। ये उस वक्त का पेपर कटिंग है कि कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, ये 26 अक्टूबर का जो दिन था उसकी बात हो रही है। जब ये अटैक करना शुरू करते हैं इधर से, फिर हमारी आर्मी रिटेलिएट करती है इधर से। ठीक, तो हम काफ़ी स्ट्रांग हालत में थे। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए द गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसका एक लेटर, मतलब ये आर्टिकल आपको मिलेगा, ये करीब करीब 2 साल पुराना है। इस वक्त क्या होता है कि ये इस वक्त के जो है ना हमारे आर्मी चीफ है, मतलब आर्मी को लीड कर रहे हैं। ठीक, तो इनको क्या बोला गया, पहले तो ये जान लेते हैं। इनका नाम था सर रॉय बकर या बुचर बकर, सर रॉय बकर। तो बकर पेपर के रिगार्डिंग की बात हो रही है, BUCHR बकर पेपर। ये इंडिया के हेड थे, मिलिट्री कमांडर थे इस वक्त, यही लीड कर रहे थे इस लड़ाई को जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था। हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे। होता क्या है कि इनके बीच, इनके और नेहरू के बीच में लेटर कॉन्वर्सेशन होता है। अब लेटर कॉन्वर्सेशन होता है तो आज तक वो आर्काइव्ड रखी गई थी, क्लासिफाइड रखी गई थी, अनक्लासिफाइड नहीं की गई थी, मतलब पब्लिक डोमिनियन में नहीं अवेलेबल था। गार्डियन को पता नहीं जहाँ से भी हो, वो जो लेटर्स थे इनके हाथ लग गए और इन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश किया जो भी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, इनके बीच में और नेहरू के बीच में। तो उस लेटर में ये था, मैं आपको, आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं क्या क्या था। मेन मैं पॉइंट बताता हूँ इस लेटर में क्या था। इस लेटर में ये था कि ये बोल रहे हैं बकर भाई साहब कि हमारी सेना अब थक चुकी है, उसको आराम चाहिए। हम पाकिस्तानी सोल्जर्स का रिटेलिएट नहीं कर सकते। बेटर यही होगा कि हम इंटरनेशनल बॉडी की तरफ जाएं, जो कि एक इमीडिएट मतलब एक सीज फायर की तरफ हम जाना चाहिए। मतलब नेहरू बोलती है कैसे हमारी सेना तो काफ़ी कैपेबल है, ये है वो है, मतलब चीज़ें होती है। और ये जो हेड ऑफ द मिलिट्री थे, जो लीड कर रहा था, ये अंग्रेज था बेसिकली। ये अंग्रेज ने बोला कि हमारी सेना थक चुकी है, हम नहीं उनको वो कर सकते, और कुछ दिनों में फिर वो एयर अटैक करेंगे, ये सब करेंगे, तो हम बैकफुट पे रहेंगे। तो बार बार इनके कहने पे मतलब नेहरू कन्विंस एक तरह से कह सकते हो गए कि हाँ, लगता है कि हमको मध्यस्थता यानी सीज फायर के लिए या यूनाइटेड नेशन के पास जाना चाहिए कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी आर्मी नहीं कैपेबल है। लेकिन आपको पता है कि भारतीय आर्मी कितनी कैपेबल है और नहीं है, तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं क्या इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन था। तो कहने का मेरा मतलब ये है, दिसंबर 20 को मतलब कैबिनेट की मीटिंग, ये सब चीज़ें हो रही है, अप्रूवल एक तरह से आ गया कि ठीक है, इनके लेटर्स के बाद बात कर सकते हो। और अप्रूवल होने के बाद यूनाइटेड नेशन हम जाते हैं। जब यूनाइटेड नेशन जाते हैं
तो 31 दिसंबर 1948 को क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन एक तरह से सीज फायर के लिए बोलता है, जहां पे हो आप वहीं पर रुक जाओ। जो ये लड़ाई हो रही थी पश्तून ट्राइब और इंडियन आर्मी के बीच में ये कश्मीर को लेके, तो वहीं पे ऑर्डर आते हैं। 1 जनवरी का दिन था, 1 जनवरी 1949 को, कि आप जहां पे हो हथियार डालो वहीं रुक जाओ। और जहां पे रुके उसी चीज को बोला गया। हालांकि ये बाद में कराची एग्रीमेंट 27 जुलाई 1949 को हुआ, दोनों आर्मी के बीच में हुआ, लेकिन मेन ये था कि 1 जनवरी 1949 को साइन होके आते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि जहां पे जो सेना है वहीं पे अपने हथियार डालो, वहीं रुको, और उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया। जैसे ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है, यहाँ पे इस लाइन पे हमारी सेनाएं थी, हमारी सेना इधर रुक जाती है, उनकी सेना इधर रुक जाती है, और इसी को LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे NJ 9842 था। हमने कुछ समय बाद में जाके इसके थोड़ा से और आगे तक, ये LOC पहले यहीं तक था, लेकिन बाद में हमने यहाँ तक आ गया, हमने कंट्रोल कर लिया है आगे की लड़ाइयों में। इसका नाम है इंदिरा कोल, इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो ये LOC डिफाइन किया गया, सीज फायर इसी को बोला गया कि दोनों हथियार डाल दीजिए, जहां पे आप हैं वहीं पे रहिए, और ये LOC का डिफाइन होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो रीजन है, जैसे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये LOC वाला रीजन, ये मतलब ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये LOC का हो गया। इसमें एक तो ये रीजन को आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान, ठीक, और इस रीजन को गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं पाकिस्तानी। तो यहाँ पे इन्होंने खुद की अपनी गवर्नमेंट बना रखी है, PM है, प्रेसिडेंट है, बट वो नाम का कोई मतलब नहीं, वो तो पाकिस्तानी चलाता है। और ये जो रीजन है हमारा, वो इंडिया के अंडर में है। आगे 1962 का जो वॉर होगा चाइना के साथ, तो ये रीजन हम खो देते हैं, मतलब चाइना कैप्चर कर लेता है। और ये शक्सगाम वैली जो है ये पाकिस्तान का था उसी वक्त रीजन में, बाद में ये चाइना को बेच दिया इन्होंने, तो ये चाइना के अंडर में आ गया। मतलब ये रीजन चाइना, ये रीजन चाइना, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जो ये रीजन है पाकिस्तान के, मतलब POK इसी को कहते हैं। दिस इज द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का ये जो हिस्सा यहाँ तक इन्होंने कब्जाया था, इस रीजन को चाइना को बेच दिया, ये रीजन गिलगिट बाल्टिस्तान बना दिया, और ये रीजन यहाँ से आज़ाद कश्मीर बना दिया। तो ये POK का जो पूरा रीजन था, ये ऐसे कहानी चलती है और आज तक ये होता है। फिर सवाल, एक चीज़ हम बात करना चाहेंगे, जैसे मैंने उस वक्त बोला था कि जूनागढ़ और हैदराबाद का ध्यान रखना, क्यों इन्होंने ये पीछे नहीं हटे। सीज फायर बोला गया, और सीज फायर में यूनाइटेड नेशन ने ये भी बोला कि अपने अपने सोल्जर्स को पीछे कर लो, हम प्लेबिसाइड यानी रेफरेंडम करा के, मास वोटिंग करा के तय करेंगे कि ये कश्मीर का मसला किधर जाएगा, मतलब कश्मीर किसके अंडर आएगा। तो सीज फायर का नियम ये था, रूल ये था कि दोनों फोर्सेज अपनी फोर्सेज हटाएंगी, मतलब दोनों देश अपने फोर्सेज हटाएंगे, और तब जनता से कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा। कभी लगता है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेज वहां से हटाएगी, कभी नहीं हटाएगी, क्योंकि वो हटा देंगे इसका मतलब उन्होंने क्लेम छोड़ दिया। तो कभी पाकिस्तान ना फोर्सेज हटाएगी, ना कभी प्लेबिसाइड होगा, ना कभी ये मसला सॉर्ट आउट अभी तक हो पाया इसी रीजन के कारण। और मोहम्मद अली जिन्ना का कहना ये था कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ साइन किया, हैदराबाद ने पाकिस्तान के साथ साइन किया, आपने उसको ले लिया, तो कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके साथ साइन किया, और मुझे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जब धर्म के नाम पे, जहां पे पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, वो पाकिस्तान को देना था, तो ये हम क्यों नहीं ले। ये मोहम्मद अली जिन्ना का स्टांस था कि उसी बेस पे जूनागढ़ और हैदराबाद को एक तरह से बैक, मतलब उसके कंधे पे गोली रख के चला रहा था। और आज तक पाकिस्तान इसीलिए ये कहता है कि ये रीजन हमारा है, क्योंकि ये मतलब उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ ये किया। तो ये शेख अब्दुल्ला की जिसे हम बात कर रहे थे कि शेख अब्दुल्ला शुरू में कश्मीर के मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है जैसे शेख अब्दुल्ला की हमने बात किया था, तो शेख अब्दुल्ला को जब जवाहरलाल नेहरू ने रिहा कर दिया, तो रिहा करने के बाद अब जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन कर लिया हरि सिंह ने, तो उन्होंने अपने बेटे
बेटे को क्या किया, वो बना दिया, मतलब वहां का सदर रियासत, ध्यान रखेंगे सदर रियासत जो था वो करण सिंह उनका बेटे का नाम था, उसको अपना वारिस बना के और वहां दिल्ली निकल जाते हैं, दिल्ली के बाद बॉम्बे रहते हैं, बाकी के लाइफ वो राजा वाला पार्ट छोड़ देते हैं, उनका बेटा संभालता है। सदर रियासत मतलब प्रेसिडेंट की बात होती है, बाद में यही पोस्ट गवर्नर बनता है। जब आर्टिकल 370 और 35A आएगा तो उसकी कहानी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, बाद में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी जवाहरलाल नेहरू की इनके साथ, इनको वहाँ का पीएम बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और गवर्नर यानी प्रेसिडेंट वाले पोजीशन पे सदर रियासत करण सिंह रहते हैं। बाद में इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लगाए कि इन्होंने मतलब एक तरह से पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया और देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो इनको 11 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और नए प्रधानमंत्री उस वक्त के बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक, तो इसको कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। तो ये इनकी कहानी जर्नी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये पूरा कश्मीर का मसला था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा और आपकी क्या राय है इस पूरे इश्यूज पे, प्लीज आप बताइएगा। तो क्वेश्चन ये है, जूनागढ़ प्रोविंस अभी करंटली किस स्टेट में है? थैंक यू सो मच।